तो पिछली क्लास में हमने किरचॉफ लॉज क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशन कैसे होती है, किस तरीके से उनको अप्लाई करते हैं, वो सीखा था। ठीक, उसके पूरी पकड़ बनाने के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन खुद से ट्राई करने पड़ेंगे, तब जाकर के वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो कई अक्सर प्रॉब्लम आती है कि चलो से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनके पीछे की जो मेन वजह ये है कि आप इक्वेशन को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपको बताया था शुरू में कि गिनती की इक्वेशन बनाओ, जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशनें बनाओ, उसके बाद टारगेट करके इसको एलिमिनेट करो, तब जाके सॉल्व होगा। बहुत प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के आप किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत रहेगी। क्लियर। तो अभी आज हम नेक्स्ट टॉपिक आज उठाने वाले हैं अपना। आपने कई बार देखा क्वेश्चन में बहुत सारी जगहों पे ईएमएफ लिखा रहता है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसमें और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं, उसका इस ईएमएफ से क्या लेना देना है, आज हम वो सीखेंगे। जो पोटेंशियल, वैसे तो ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। जब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रॉन चलता क्यों है, तो उस टाइम पे ये पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात समझ में नहीं आई। बस कुछ लगा कि शायद कोई चीज़ है जो फोर्स कर रही है इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, उसको धक्का दे रही है, तो उसका नाम स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल दिया गया कि वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन के चलने के पीछे की वजह होती है। बाद में समझ में आया कि इसकी जो यूनिट होती है वो पोटेंशियल जैसी होती है, तो बाद में इसको पोटेंशियल से रिलेट किया गया। अब समझते क्या होता है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले एक छोटे से सेल से। आपने सुना सेल, अच्छा केमिस्ट्री बायो वाला सेल अलग होता है, ये सेल दूसरा है हमारा, जो बैटरी भी इसको बोलते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डायनियल सेल वगैरह सब पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में। तो ये वही चीज़ होते हैं, उसकी थोड़ी सी फिजिक्स वाला पार्ट हम अभी देखेंगे। तो आप एक सेल जानते हो नॉर्मली जो टॉर्च वगैरह में और रिमोट वगैरह में यूज़ करते हैं, तो कैसे वर्किंग होती है, क्या होता है, वो उसको समझते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और दो इलेक्ट्रोड होते हैं। पहली बात तो सेल का या बैटरी का काम क्या, मतलब बैटरी के एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। जब सेल जुड़ते हैं तो ओवरऑल उसको बैटरी बोल देते हैं। अगर ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है तो आप एक सेल को भी बैटरी बोल सकते हो। तो उसका पर्पज़ क्या है, उसका पर्पज़ होता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमको देना, मतलब लगातार एक पोटेंशियल डिफरेंस हमको देना, ये उस सेल का या बैटरी का काम होता है। तो वो ऐसा करता कैसे है, वो चार्ज को सेपरेट कर देता है, चार्ज को अलग करके रख देता है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्योंकि पोटेंशियल क्रिएट करने का तरीका हमारे पास एक ही होता है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कहीं पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या दो डिफरेंट चार्ज अगर अलग हो जाते हैं तो वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यह हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये बैटरी या सेल वही काम करता है, ये चार्ज को अलग कर दे, सेपरेट कर देता है। और इसके बनाने के लिए एक सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ होती है मटेरियल्स की, कोई भी दो एलिमेंट आप चूज़ करो, कोई भी दो एलिमेंट आप उठाओ पीरियोडिक टेबल से, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, यानी उनकी एफिनिटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन, या यूँ समझ लो कि वो इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को डिफरेंट फोर्स से खींचते हैं। कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट आप उठाओगे तो कहीं पर अगर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस पड़े हों और उसके बीच में अगर हम कोई भी दो एलिमेंट डालेंगे, डिफरेंट एलिमेंट डालेंगे, तो वो उसके अंदर से चार्जेस को अलग अलग फोर्स से खींचेंगे, यानी वो अपने ऊपर चार्ज को क्रिएट कर ही लेंगे। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होती है। तो कैसे बनाएंगे, कोई भी सेल अगर हम ले उठाते हैं तो किसी भी सेल में मेन फंक्शनिंग में तीन चीज़ें होती हैं, दो इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमको वो चार्ज प्रोवाइड करता है, जहाँ से वो चार्ज कैरियर जैसे इलेक्ट्रॉन या आयंस वगैरह हो जाते हैं वो प्रोवाइड करता है। और इलेक्ट्रोड का काम होता है सिंपल चार्ज को सेपरेट करना। ये दो डिफरेंट मतलब यूज़ कर लेते हैं, एनोड बोलते हैं, को कैथोड बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में सब पढ़ा हुआ है। तो ये वही चीज़ है। अभी थोड़ा ऊपर से मैंने उसको उठाया, जो फिजिक्स वाला हिस्सा है सिर्फ वो मैं ले रहा हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक दो इलेक्ट्रोड्स हैं। अब ये दो डिफरेंट मटेरियल की है, इसमें से एक इलेक्ट्रोड क्या करती है, वो अपने पास पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर लेती है, खींच लेती है, तो वो थोड़ी सी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और दूसरी क्या खींच लेती है, अपने पास नेगेटिव चार्ज खींच लेती है, उसके पास वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिकली समझा है। असल में क्या होता है वो तो हम नहीं जानते, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। तो हमने इसको सिंपल थ्योरी है कि क्या उसमें रहा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अगर चार्ज सेपरेट हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। या यूँ समझ लो कि अगर आप उसे किसी एक्सटर्नल सर्किट से, किसी वायर से जोड़ दोगे, तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास जाएगा। यानी जो हमारा बाहरी सर्किट है इसमें से फिर करंट आता है। यही हमारा रीज़न होता है करंट के लिए, यही काम होता है बैटरी का, कि चार्ज सेपरेट करके हमको दे दे, हम सर्किट में जोड़ देंगे, वहाँ से चार्ज फ्लो कर जाएगा और हमारे को करंट मिल जाता है।
ठीक, ये इसका पर्पज़ था। तो लेकिन बैटरी का थोड़ा सा इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि बैटरी का एक काम ये है कि वो उस चार्ज को लगातार मेंटेन रखे, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर इसको कनेक्ट किया आपने तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो जा सकता है बाहरी सर्किट में से नेगेटिव के पास। तो अगर ऐसा होता रहा तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म। अगर वो खत्म हो गया थोड़ी देर के बाद करंट रुक जाता है, यानी रुक सकता है। अगर नॉर्मली अगर उसको अगर ऐसा होता रहा कि वो चार्ज जाता रहा उसके पास तो करंट हमारा रुक सकता है, यानी वो बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस फिर मेंटेन नहीं करेगी। और अगर वो ये पर्पस पूरा नहीं कर पा रही है फिर उसको हम बैटरी बोलते भी नहीं है, क्योंकि उसका काम क्या होता है, लगातार कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करना। ठीक, तो उसके लिए वो क्या करती है, लगातार चार्ज कैरियर्स खींचती रहती है अपनी तरफ। तो अभी हम सिंपल एक केस लेते हैं पहले वाला, कि अगर मैं इसको यहाँ से की को ओपन कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे कोई की है और मैं इसको सर्किट को बाहर से हटा देता हूँ, यानी स्टेडी स्टेट में क्या होगा, अब चार्जेस कहीं जा तो रहे नहीं है, यानी आपने सेल को रख दिया आराम से, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक प्लेट पे आ जाएगा। तो वैसे करने से पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। हमारी एक प्लेट हाई पोटेंशियल पे चली जाएगी, एक प्लेट लो पोटेंशियल पे चली जाएगी। जो प्लेट हमारी हाई पोटेंशियल पे जाएगी उसको हम वी पॉजिटिव बोल देते हैं, उसका पोटेंशियल को हमने वी पॉजिटिव माना है। अगर उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव हो गया तो दूसरी हमारी प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा, कुछ नेगेटिव में पोटेंशियल हो जाएगा। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बनेगा, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं हम ईएमएफ। अच्छा ध्यान सुनना, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर बार बार बुक से ही थ्योरी पढ़ते रह जाओगे, और बुक से थ्योरी पढ़ने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि समझ में आए क्या हो रहा है, उल्टा टाइम वेस्ट भी करोगे। आपको करना है क्या है, सीधा डायरेक्ट के क्वेश्चन करने हैं। अब आप उसमें थ्योरी में टाइम लगा रहे हो, फिर कहाँ से आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, फिर कभी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। और आपका तो टाइम बहुत जल्दी आया क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो जैसे ही खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होगा तो आपका पेपर तो बहुत नज़दीक है, 5-6 महीने 7 महीने के बाद ही आपका पेपर आ जाएगा। तो इसलिए टाइम बहुत कम है, ज़्यादा सीखो, थ्योरी पे कम ध्यान दो, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दो, सिर्फ सुनो। तो क्या हो रहा है कि एक प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया है, एक प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल आ गया है, तो उनका जो डिफरेंस बना है उसको शुरू में हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल दिया, यानी ईएमएफ बोल दिया। कब, जब हम उन दोनों उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, यानी सेल को ऐसे छोड़ दिया, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त जो उसकी पोटेंशियल के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ बोलते हैं। कैपिटल ई से उसको डिनोट करते हैं। अब जैसा आपको बताया था कि इसका काम तो क्या है कि लगातार कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना। अगर वैसा रहा, यानी की को क्लोज किया गया तो यहाँ से चार्ज बाहर जाएगा और ये न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा अगर हो गया तो पोटेंशियल वेरी कर जाएगा, और पोटेंशियल वेरी कर गया तो फिर ये हमारी बैटरी नहीं कहलाएगी। तो अगर ये बैटरी को बने रहना है तो बैटरी काम लगातार करती रहती है कि वो अपने चार्जेस को फिर यहाँ से खींच लेती है जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ से खींच लेती है। डाइल्यूट फॉर्म में वो होता है। जैसे आपने एक कॉमन चीज़ देखी भी होगी कि हम अक्सर जो हमारी बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें लगातार पानी डालते रहते हैं। उसका पर्पज़ होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी तरीके से बना हुआ है, उसको बार बार डाइल्यूट किया जाता है, इससे उसमें आयंस मोबाइल हो जाएंगे और इजीली मूव कर सकेंगे। क्योंकि अगर वो इजीली मूव कर सकते हैं तो आसानी से हमारी बैटरी की जो प्लेट्स होती हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी। तो बैटरी ये काम करती है कि वो फिर लगातार उसका चार्ज अगर ऊपर गया तो वो यहाँ से खींच लेती है, और नेगेटिव चार्ज को ये खींच लेता है। ऐसे हमारा होता तो वैसे है, लेकिन समझने के लिए हम इसको यूँ लेके चल रहे हैं कि बैटरी ने, हुआ तो ये कि इसने इलेक्ट्रोलाइट से पॉजिटिव खींचा, इसने इलेक्ट्रोलाइट से नेगेटिव खींचा, हुआ तो ये। लेकिन इस तरीके से हम चलते हैं तो फिर हम इसको पूरा समझ नहीं पाएंगे। तो उसको समझने के लिए हमने इसको देखा, इंटरप्रेट इस तरीके से किया कि वो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होकर के गया वो इसके पास आया, वो इसको न्यूट्रल करने के बजाय यूँ मानो कि वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होकर के सीधा इसके पास चला जाता है। यानी कि वही आयन है जो मूव करके जा रहा है इसमें से होकर के ऐसे, या वही इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे मूव करके चल के जा रहा है, पर ऐसा होता नहीं है, दूसरे चलते हैं। तभी हमने ऐसे इंटरप्रेट किया है। अगर ऐसा होगा तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में लगातार एक करंट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट में लगातार एक करंट रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से आयंस चलते रहेंगे। और अगर इलेक्ट्रोलाइट में करंट रहेगा यानी आयंस अगर चलेंगे तो उन्हें हिंड्रेंस जरूर ऑफर होगी, यानी कि उनको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो मिलने वाली है अगर वो आयंस में से चलते हैं। जैसे भी बताया भी था आपको कि डाइल्यूट करना पड़ता है, आप डाइल्यूट करोगे भी तो भी कुछ तो दिक्कत आएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, वाटर आयंस आएंगे, उनसे तो वो भिड़ेंगे। तो अगर वो कोलिजन होगा तो उसके इसमें रेजिस्टेंस आएगी, और अगर रेजिस्टेंस आएगी तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और वो जो ड्रॉप अगर हम अब लिखें किरचॉफ लॉ अगर इसमें लगाएं हम,
ओपन सर्किट। देखो वैसे किरचॉफ लॉ लगता है क्लोज सर्किट के लिए, जो डिफाइन किया था मेनली वो लूप के लिए था, पर आप ओपन सर्किट के लिए लगा सकते हो। अगर आपको ढंग से लगाओ, समझ में आया आपको कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है या एनर्जी कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, तो आप ओपन सर्किट में भी यूज़ कर सकते हो। अभी करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो मैंने इसको माना, इलेक्ट्रोलाइट को मान लिया हमारा 0 वोल्ट पे। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रल माने और वो 0 वोल्ट पे माने, तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं इसका। तो 0 उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, अगर मैं यहाँ से चलूँ, इस जगह से मैं चलता हूँ, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, V पॉजिटिव। V पॉजिटिव यानी कि प्लेट से मैं चलता रहा हूँ, सर्किट मैंने माना है कि प्लेट से मैं शुरू होता हूँ, तो प्लेट का पोटेंशियल V पॉजिटिव मैंने लिखा। उसके बाद हम पहुंचे इलेक्ट्रोलाइट तक, उसका पोटेंशियल क्या है, 0। तो V पॉजिटिव माइनस V0, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में बन गया। उसके बाद हम पहुंचे यहाँ पर, करंट जा रहा है अपोजिट। अगर हम अंदर की सर्किट में किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, चार्जेस उल्टे जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और हम पॉजिटिव से कहाँ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे। मतलब मैंने ये रास्ता चूज़ किया है, चार्जेस उसके अपोजिट जा रहे हैं। तो जब मैंने वो रास्ता चूज़ किया, तो मेरी ये वाली प्लेट हाई पोटेंशियल पे थी, मैं कहाँ पहुँचा, 0 पे, हाई से 0 पे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पे पहुँचा, प्लेट से इलेक्ट्रोलाइट पे 0 पोटेंशियल, यानी V पॉजिटिव का पोटेंशियल डिफरेंस आया। क्लियर, वो लिख दिया। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से उस प्लेट की तरफ, तो यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा, I इंटू आर, या यूँ मान लो कि माइनस आएगा, क्योंकि हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, करंट उधर जा रहा है और हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो I इंटू आर उस डिफरेंस की वजह से आ गया जो हम उसमें चल रहे थे। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 मानूँ, फिर से अब मैं कहाँ पहुँचा, पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रोलाइट में, फिर इलेक्ट्रोलाइट में एक पॉइंट से इस पॉइंट पर, अब इलेक्ट्रोलाइट के उस पॉइंट से उस प्लेट तक। तो इलेक्ट्रोलाइट में हम पहुंच गए हैं, उसका पोटेंशियल क्या होता है, 0, और हम कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ, तो उसका पोटेंशियल कुछ कम है, माइनस कम है, इसीलिए मैंने इसको माइनस लिखा, माइनस V नेगेटिव, यानी कि असल में ये चीज़ +0 माइनस V है, तो वो अपने आप ही -V बन जाएगा। और ये टोटल क्या बना, हमारी इस प्लेट का और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बना। तो मैंने उसको पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल लिख दिया। समझे, मैंने किरचॉफ लॉ यूज़ किया, इस प्लेट से इलेक्ट्रोलाइट में गया, इलेक्ट्रोलाइट के यहाँ से वहाँ गया, फिर इलेक्ट्रोलाइट से उस प्लेट तक गया, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, उसका पोटेंशियल 0 से कम है, यानी माइनस में है, -V नेगेटिव है। इसका पोटेंशियल 0 से ज़्यादा है, उस प्लेट का पोटेंशियल 0 से कम है, और बीच वाले में राइज हुआ है। तो मैंने वो सारी बातें लिख दी। अगर आपको नहीं भी समझ, सिंपल इसको, अगर ये जैसे मैंने 0 में जो ले रहा हूँ उस नहीं भी समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। आप सिंपल भी कर सकते हो, इसका पोटेंशियल V पॉजिटिव, आगे करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो मैंने माइनस लिख दिया, -I इंटू आर, फिर V नेगेटिव माइनस कर दिया उसको भी। तो ये क्या बना, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूं, तो ये V पॉजिटिव V नेगेटिव को इकट्ठा कर दूं, तो क्या बनेगा, -I इंटू आर इक्वल टू क्या बना, डेल्टा V। इसको हमने E कहा हुआ है, EMF कहा हुआ है, तो EMF माइनस I इंटू आर, ये बनता है डेल्टा V। इसमें R क्या है, R होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी वो रेजिस्टेंस जो बैटरी ऑफर करती है। और क्योंकि अगर वो अच्छी बैटरी होगी तो आमतौर पे उसकी वैल्यू, अगर वो एक अच्छी बैटरी है तो आमतौर पे R की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, इसलिए आमतौर पे इसकी वैल्यू 0.5 ओम, 1 ओम, 1.5 ओम इसके आसपास ही रहती है, यानी बहुत कम होती है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, तभी उसको स्मॉल r से डिनोट किया गया है। तभी वो अच्छी बैटरी, नहीं तो फिर अच्छी बैटरी किस काम की, रेजिस्टेंस अच्छी खासी ज़्यादा रहेगी, फिर तो चलने में बहुत दिक्कत आएगी, फिर लगातार आपको मेंटेन करके वजह से कॉन्स्टेंट पोटेंशियल। जब बैटरी खराब होती है, हम कहते हैं कि भाई अब वो चेंज करने लायक हो गई है बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, तो उसमें वही होता है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्यों, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस से प्लेट वगैरह खराब हो जाती हैं, फिर उतना ईजिली फ्लो नहीं कर पाता हमारा चार्ज अंदर, इस वजह से वो उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाती, उतना जल्दी क्रिएट नहीं कर पाती, तभी जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है। क्लियर, तो ये था हमारा अभी इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। अभी ये हमने समझा कि भी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो असल में EMF से थोड़ा कम आ रहा है, E में से कुछ चीज़ घट गई है, I इंटू आर वो हो रहा है, यानी कि जब हम उसको यूज़ करने लग जाएंगे, वो I इंटू आर का क्या आ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। जब यूज़ करेंगे तो I इंटू आर का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। ठीक, अब समझा तो सिंपल भाषा में असल में चीज़ क्या थी। ये ठीक वैसे होता है जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हो और आप उसको बोलते हो भी 16 GB मेमोरी का, वो आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो 16 GB, उसने कहा कि मेमोरी है इसकी, हार्ड डिस्क जो भी मेमोरी उसकी 16 GB बोलता है। आप घर आके यूज़ करते हो, चेक करते हो, मिलती है कुछ 12 या 13 GB के आसपास। तो क्या उसने वो झूठ बोला कि 16 GB था? तो असल में उसने झूठ नहीं बोला, वो 16 GB ही था, पर झूठ आप भी नहीं बोल रहे, वो दिखेगा 13 GB के आसपास ही, 13-14 GB के आसपास ही। रीज़न क्या है कि 16 GB उसकी मेमोरी तब है जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। 16 GB उसकी मेमोरी तब है जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, यही वो EMF है। जब आप उस सेल को यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसे EMF बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको यूज़ करते हो, मतलब आपने फ़ोन को स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करने से ही वो कुछ मेमोरी खुद के लिए यूज़ करेगा।
स्विच ऑन होते ही कुछ मेमोरी को वो खुद के स्विच ऑन होने के लिए यूज़ कर लेता है, इसलिए आपके लिए अवेलेबल तो 13 GB 13.5 GB ही बचती है। यानी जो 1.5 GB या 2.5 GB जो वेस्ट हुई है वो कहाँ गई, उसने खुद को चलाने में यूज़ की। ठीक इसी प्रकार सेल से जब भी आप वर्क लोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कम ही देगा। यानी अगर मार्केट से आप 2 वोल्ट का सेल खरीद के लाओगे, 2 वोल्ट का सेल खरीद के लाओगे, तो आपको जो अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कभी 2 का नहीं मिलेगा, 2 से कम मिलेगा, 1.5 वोल्ट 1.2 वोल्ट इस तरीके का कम पोटेंशियल डिफरेंस हमको अवेलेबल रहता है, क्योंकि बचा हुआ कहाँ यूज़ करता है वो अपने अंदर के करंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ रिलेशन वही है जो अवेलेबल और एक्चुअल में होता है, गिवन में होता है। यानी कि जो 16 GB था वो ईएमएफ था और जो 13 GB है वो क्या आपका डेल्टा वी है। यानी जब उसको यूज़ किया जाएगा तो आपके लिए अवेलेबल कम बचेगा, बाकी ड्रॉप कहाँ गया, उसने खुद के लिए यूज़ कर लिया। अब देखो जितना ज़्यादा आप ऐप ऑन करोगे, जितना ज़्यादा ऐप आप ऑन कर लोगे उतना कम आपके लिए अवेलेबल रह जाएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है, जितना ज़्यादा आप करंट इस सर्किट में से निकाल लोगे, यानी आई की वैल्यू जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगी उतना कम आपका डेल्टा वी रह जाएगा। यानी कि कैपिटल ई तो फिर हमारा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहेगा, ईएमएफ चेंज नहीं होता। लेकिन जो डेल्टा वी है वो उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से करंट कितना निकाल रहे हो। आप करंट ज़्यादा निकालोगे तो डेल्टा वी कम आएगा, करंट कम निकालोगे डेल्टा वी ज़्यादा आ जाएगा। अगर बाई चांस आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, सीधा वायर से कनेक्ट कर दिया आपने दोनों को, बीच में रेजिस्टेंस नहीं लगाई, तो रेजिस्टेंस नहीं लगाने से फिर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो जीरो बनेगा। ईएमएफ है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उसका जीरो हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट करके भी देखना। इस पे क्वेश्चन आया, इस सेल पे हर बार क्वेश्चन आता बोर्ड में से। अभी दिखाऊंगा, साल भी क्वेश्चन था, 2020 में भी क्वेश्चन था, वो बताऊंगा अभी। तो ये पॉइंट आपको समझ में अभी ईएमएफ का और वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी किरचॉफ लॉ का आउटसाइड सर्किट लगाऊं तो मुझे पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दरअसल आई इंटू कैपिटल आर था। मतलब हमने सेल के अंदर से लगाया, यहाँ से लगाया, तो हमको मिला कि वो ई माइनस आई इंटू आर है। आप बाहर से लगा के देखो तो आपको मिलेगा वो तो आई इंटू आर होता है पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे अगर करंट आई जा रहा है तो कैपिटल आई इंटू आर होगा। अच्छा, करंट अंदर और बाहर सेम रहेगा, क्योंकि अगर करंट चेंज हो गया फिर इसका मतलब ये होगा कि चार्ज ये उतना नहीं खींच पा रहा है जितना दे रहा है, इसलिए फिर उसके करंट के जो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो अगर वो कांस्टेंट रखना है तो जितना करंट बाहर चल रहा है उतना ही करंट अंदर चलना चाहिए, दोनों करंट सेम हो जाएंगे। ठीक, तो अब मैंने आउटर सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देखा तो आई इंटू आर है, और क्योंकि ये और ये पैरेलल में है तो उसका और इसका पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। वहाँ से मुझे पता चला इसमें से करंट जो हम ड्रॉ करते हैं, यानी सर्किट में से करंट, अगर सेल में से करंट आप जो निकालते हो वो होता है कैपिटल ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यानी ईएमएफ अपॉन उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये रहता है हमारा टोटल करंट जो हम सेल से निकाल सकते हैं। अब इस साल का क्वेश्चन था कि कितना मैक्सिमम करंट आप सेल से निकाल सकते हो। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए जो हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर वो जीरो हो जाएगी, इससे कम तो क्या हो सकती है, यानी क्योंकि देखो इसमें डिनोमिनेटर है, जितना ये छोटा होगा उतना वैल्यू बड़ी होगी। तो आर के छोटे वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। यानी बाहर आप डायरेक्ट उसको तार से जोड़ दोगे तो उस वक्त आप उसमें से मैक्सिमम करंट डिराइव कर सकते हो। यानी कि आई मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो कैपिटल ई अपॉन स्मॉल आर है। और उस सिचुएशन में अगर आप आई की वो वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जब आप उसमें से मैक्सिमम करंट निकालते हो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। ये वन वर्ड यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन था, जो इसी बार पैटर्न चेंज हुआ था उसमें वन वर्ड में क्वेश्चन था, एमसीक्यू में क्वेश्चन था कि क्या होती है आर की वैल्यू जब हम उसमें से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन कितना भी घुमा सकते हैं वो, बस अगर आप कॉन्सेप्ट देखो, सभी कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ने से कभी क्लियर नहीं होते, ये सारे सीख सकते हो आप सिर्फ प्रैक्टिस करने से। ठीक, जैसा आपने कभी देखा, आपको अभी मतलब गाड़ी सीखनी है आपको, तो हम ऐसा तो नहीं करते ना कि पहले उसकी पूरी मैनुअल उठाई, पूरी मैनुअल पढ़ डाली कि पंक्चर हो जाए तो ये करना है, पेट्रोल कम हो जाए तो ये करना है, गेयर ऐसे, मतलब हम कभी ऐसे पूरा मैनुअल नहीं पढ़ते ना उसका। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको लेके निकल जाते हैं। बाइक उठाई आपने, बाइक सीखी हो, साइकिल सीखी, कभी ऐसा हर चीज़ तो नहीं पड़ी थी ना। अगर ये पंक्चर हो जाएगा तो कहाँ लेके जाना है ना, चेन उतरेगी तो कैसे करना है, या अगर यहाँ पे वो हो गया ब्रेक नहीं लगी, तो हर चीज़ तो नहीं सीखी थी ना हमने, पहले मैनुअल तो नहीं पढ़ा था उसका। हमने क्या किया था, उसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल किया था, सीधा लगा दिया था, हमने चलाया था। जो दिक्कतें रास्ते में आती रही हम सीखते रहे कि जब यहाँ पे अगर बंद हो जाती है बाइक तो फिर क्या करना है, तो सब चीज़ हम सीखते रहे रास्ते में आ जाते। ठीक वैसा ही आपका न्यूमेरिकल का तरीका भी होता है। आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही करोगे तो थ्योरी सीख सकते हो। ऐसा कभी हो सकता है कि बार बार आप थ्योरी पढ़ते रहो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सारी थ्योरी आपको बता दूँ और फिर आप सोचोगे मैं सारे क्वेश्चन जरा करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके सारी थ्योरी सीखोगे।
ठीक, जितना जो प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा सीखता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कुछ लोग बहुत अच्छे ड्राइवर होते हैं, कुछ लोग उतने अच्छे ड्राइवर नहीं होते हैं, कुछ लोग 20-20 सालों से बाइक चला रहे हैं, फिर भी उनको बाइक के इंजन पार्ट्स के बारे में सारा कुछ नहीं पता होता। लेकिन जो ज़्यादा बढ़िया से चला रहे हैं, जो ध्यान रखते हैं उस चीज़ का, उनको हर पार्ट के बारे में पता भी रहता है। तो वो सारी चीज़ प्रैक्टिस से है, उसका सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी न्यूमेरिकल के साथ में। जितना आप प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा बातें आपको पता चलेंगी, थ्योरी पढ़ने से कुछ मालूम नहीं होगा। तो ये था हमारा सेल। ठीक, इसमें इंटरेस्ट हमने देखी क्या होती है। अब आता है सेल कॉम्बिनेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे जो सेल होते हैं, सॉरी, रिमोट में हम जो सेल यूज़ करते हैं उसमें 2 सेल लगते हैं। टीवी वगैरह का रिमोट आपने को 2 सेल लगते हैं। अब उनको कनेक्ट किस तरीके से किया जाए कि उसका पर्पस पूरा हो सके। देखो क्या होता है कि उसमें कुछ करंट की ज़रूरत पड़ती है, वो कई बार अकेले सेल से पूरी नहीं होती, तो हम 2 सेल यूज़ करते हैं, 2 या 3, 4, 5 सेल इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सेल का भी कॉम्बिनेशन होता है, जैसे रेजिस्टेंस का होता है, कैपेसिटर का होता है। तो किस तरीके से आपने उसको जोड़ा है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आएगी। तो जो हमारा सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो अगर आपने सेल को सीरीज़ में लगाया तो वो मैंने यहाँ शो किया है। अच्छा देखो, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम, ये सिंबल होता है सेल का, कि हम उसके साथ में उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस शो करते हैं। अगर अच्छा, पहचान क्या होती है कि वो जो दी गई वैल्यू वो ईएमएफ दिया गया कि वोल्टेज दिया गया, उसके बारे में सुन लो। अगर वो अलग से साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस छाप रहे हैं, फिर तो जो यहाँ पे लिखा गया है वो ईएमएफ है। जो कई बार रिप्रेजेंट होता है ऐसे, इसको बोलते हैं 2 वोल्ट 1 ओम। तो इसका मतलब ये, क्योंकि देखो यूनिट तो वोल्ट ही होगी, तो आप खाली इसको पढ़ के पहचानना है कि ये 2 वोल्ट ईएमएफ है कि वोल्टेज है। तो अगर आगे 1 ओम बनाया उन्होंने, ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग से बना रखा है, फिर तो ये ईएमएफ है। अगर उन्होंने अकेला इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया और फिर लिख दिया यहाँ पे 2 वोल्ट, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से छपी फिर वो ईएमएफ है, अगर नहीं छपी फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि वो ईएमएफ गिवन है, क्या वो वोल्टेज गिवन है, एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है। या एक और तरीका होता है, कई बार हम साथ में कोमा डाल के लिख देते हैं, बनाते नहीं है, बस कोमा डाल के लिख देते हैं। अगर कोमा डाल के लिखा गया है फिर भी वो ईएमएफ है। मतलब अगर इसके साथ में लिख देता कि 2 वोल्ट 1 ओम, तो 2 वोल्ट 1 ओम लिखे जाने से ये क्या रहेगा, हमारा 2 वोल्ट अब ईएमएफ बन जाएगा, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, तो अभी एक देखो मैंने यहाँ पे तो अलग से छाप रखा है वो, तो ये एक ईएमएफ है। स्टैंडर्डली नॉर्मली हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ अलग से, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से। तो एक 2 सेल मैंने लिए हैं, सीरीज में लगाया इनको, सीरीज वही एंड टू एंड कनेक्शन, यानी कि एक से करंट पास होकर के दूसरे में निकल जाए तो उसको सीरीज बोल देते हैं। तो ये E1 बना, R1 इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, दूसरा सेल E2 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है। अच्छा, सीरीज की एक और खास बात भी होती है, आप जो उसके कंपोनेंट्स होते हो उनको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे R तो एक साथ चाहिए, तो आप एक साथ बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीरीज़ के किसी भी केस में एक साथ बना लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सीरीज़ जहाँ कहीं भी होगा आप उसको चेंज कर सकते हो। मान लो हमारे पास एक 6 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ऐसे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज़ में, 6, 5, 4। आपको लगा कि नहीं इसको दूसरी तरीके से अरेंज करते हैं, 4, 5, 6, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे सोल्व करो, सीरीज़ में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आप चाहो तो इसको इसके आगे भी ले आओ, इसको इसके पीछे भी ले जाओ, सीरीज़ में उन्हें कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सर्किट का मतलब नहीं बदलता। ठीक, तो ये तुम्हारे पास 2 सेल बने। अब मैंने फिर से वही किरचॉफ लॉ लगाया, मैं यहाँ से चला, देखो करंट तो कहाँ जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स निकलेगा। देखो भले ही यहाँ पे 2 सेल हों, लेकिन करंट एक निकलेगा, क्योंकि दोनों मिलकर के करंट नेट एक ही निकालेंगे। उन दोनों में इस तरीके से हिसाब किताब बैठेगा कि वो फाइनल करंट एक निकलेगा। तो ये अपना करंट नहीं निकालेगा अलग से, ये अपना अलग से नहीं निकालेगा, दोनों मिल करके एक करंट निकालेंगे। तो वो करंट आई सपोज हमारा इधर आ रहा है, ठीक, दोनों मिलकर एक ही करंट निकालेंगे। तो ये कंफ्यूजन में तो ना कि इसमें से I1 निकला, इसमें से I2 निकलेगा, कुछ नहीं, दोनों में से एक ही करंट निकलेगा। कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन रहा है उनका। तो आई करंट क्योंकि पॉजिटिव से बाहर निकलता है, तो मैंने मान लिया कि इधर जा रहा होगा। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो मैंने लिखा E1 का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, क्योंकि है तो ईएमएफ भी पोटेंशियली तब का है जब उसको यूज़ नहीं कर रहे थे। अब मैंने दोनों कलर रिप्रेजेंट कर रखा है, तो यहाँ पे बना I इंटू R को मैंने माइनस लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइज होगा, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। फिर E2 को पॉजिटिव लिखा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप पर हम हाई से लो पे जा रहे हैं। फिर हम अगेंस्ट जा रहे हैं, तो मैंने R2 को नेगेटिव लिखा। और ये क्या हो गया, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का, तो इसको बोलते हैं डेल्टा VA B। अब आप इनको इकट्ठा कर सकते हो, यानी कि E1 E2 को अलग कर लो और I वाले कॉम्पोनेंट को अलग कर दो। तो ये किसके बराबर बन गया, हमारे इक्वलेंट सेल के बराबर बन गया, लेकिन जिसकी EMF की वैल्यू E इक्वलेंट रहेगी, सॉरी बीच में गड़बड़ होगी, ये इसकी E की वैल्यू E इक्वलेंट R इक्वलेंट रहेगी। और उसके लिए E इक्वलेंट कितना बनेगा, E1 प्लस E2, और R इक्वलेंट कितना बनेगा, R1 प्लस
R2 एंड सो ऑन, जितने लगाओगे उतने उसमें बन जाएंगे वैल्यू, 4 लगाओगे 4, 5 लगाओगे 5, जितने जोड़ोगे सबको सीरीज में जोड़ दो। अच्छा, अब एक और मैंने एग्जांपल लिया इसमें, इसको करने के लिए। चाहे देखो एक और तरह का कनेक्शन हो जाता है सीरीज में, जैसे यहाँ पे तो क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जोड़ा गया, पॉजिटिव नेगेटिव। ये असल में डायरेक्ट पोलैरिटी होती है, स्ट्रेट पोलैरिटी होती है। कई बार हम उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव के साथ में नेगेटिव जुड़ जाता है, या उल्टा पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव जुड़ जाता है। उस केस में उसको रिवर्स पोलैरिटी बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि उल्टे पोलैरिटी लग गई है, तो उसकी वैल्यू में ईएमएफ की वैल्यू को हम नेगेटिव पुट करते हैं। ठीक, क्या पुट करते हैं? नेगेटिव पुट करते हैं। अगर पोलैरिटी बाई चांस पलट के लगाई जाएंगी, तो जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया है, यहाँ पे देखो क्या था, एक सेल यूँ लगा हुआ था, एक पलट के लगा हुआ था, ऐसे करके 4 सेल लगे हुए थे। चारों के ऊपर लिखा गया था 1 वोल्ट 1 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम, यानी चारों सेल 1-1 वोल्ट के ईएमएफ है और 1-1 ओम उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्योंकि प्रॉपर्टी तो वोल्ट ईएमएफ ही होती है, वोल्टेज तो प्रॉपर्टी नहीं होती, तो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो अभी अगर हमसे पूछे इक्विवेलेंट कितना बनेगा, तो 1 -1, उल्टा लगाया कि उल्टा सेल लगा हुआ है, 1 - 1 0, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो कितना ईएमएफ बना 2 वोल्ट इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ है। लेकिन रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता, चाहे उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ, रेजिस्टेंस है वो ऐड ही होती है। वो देख लो वो कितनी आ रही है 4 ओम, तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल की पोटेंशियल की वैल्यू माइनस हो जाएगी अगर उसको आपने उल्टा लगाया, तो इसकी ई करंट कितना बन रहा है 2 वोल्ट और 4 ओम के बराबर बन रहा है, यानी कि ये एक ऐसे सेल के बराबर है इसकी ईएमएफ 2 वोल्ट रही हो और इसका रेजिस्टेंस 4 ओम रहा हो। क्लियर? ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स।